नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 13 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो दोस्तों, दांडी मार्च के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि 12 मार्च, आइए पहले इससे संबंधित खबर को देखते हैं। हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन चारों आंदोलनों को आपको क्रम से देखना है और इसमें हम बताएंगे कि दांडी मार्च से संबंधित कौन सा आंदोलन है। तो दोस्तों, यहाँ पर पीआईबी में आई हुई खबर है कि पीएम पेज होमेज टू बापू एंड ऑल दोज हु टुक पार्ट इन दांडी मार्च, यानी प्रधानमंत्री ने बापू और दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दोस्तों, यह जो दांडी मार्च है 12 मार्च, याद रखेंगे कि 1930 को महात्मा गांधी ने नमक निर्माण पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध दांडी मार्च 1930 में यह शुरू किया था। तो दांडी मार्च 1930 यानी 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 यानी 24 दिनों तक चलने वाले ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक कर विरोध था। और इस तरह से अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम के राज्य के तट पर स्थित दांडी गांव तक ऐतिहासिक दांडी मार्च का नेतृत्व किया गया। तो दोस्तों, यह जो दांडी मार्च है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसे गांधी जी के अहिंसा एवं सत्याग्रह के आदर्श पर स्थापित किया गया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि 1920 के बाद यानी 1920 के दशक की शुरुआत में असहयोग आंदोलन के बाद दांडी मार्च ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे बड़ा संगठित विरोध था। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा इसका उत्तर कि इसमें क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह जो है दांडी मार्च से संबंधित है। और दोस्तों, होम रूल आंदोलन की अगर बात करें तो अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी बेसेंट का भी होम रूल लीग था आंदोलन। तो यह दोनों ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। रामसर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी आर्द्र भूमियां हैं? तो दिया गया है पीठ भूमि, ओएसिस, नखलिस्तान, धान के खेत, जलाशय और लवण कुंड। तो यहाँ पर इन पांचों पर आप लोग विचार कीजिए। सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित खबर को देख लेते हैं। तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो इसमें दिया गया है कि टू रिवाइव वेटलैंड इन गुवाहाटी असम, गवर्नमेंट टू रिकवर लैंड फ्रॉम 17 इंस्टीट्यूट, यानी गुवाहाटी में आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए असम सरकार 17 संस्थानों से भूमि वसूल करेगी, जो कि पूर्व में इन संस्थानों को असम सरकार ने दिया था। तो वह आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ऐसा असम सरकार कदम उठा रही है। तो दोस्तों, ये आर्द्र भूमियां होती क्या हैं? तो आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जल, पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला यह प्राथमिक कारक है। यानी आर्द्र भूमि को इस प्रकार भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है, यह भूमि उथले पानी से ढकी होती है। या और सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने तक उस क्षेत्र में जल भरा होता है। दोस्तों, आर्द्र भूमि के कई प्रकार होते हैं, जैसे तटीय आर्द्र भूमि, यानी तटीय आर्द्र भूमि, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तटीय क्षेत्रों में भी आर्द्र भूमियां होती हैं। तो यह तटीय आर्द्र भूमि और खुले समुद्र के बीच के क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो तट रेखा, समुद्र तट, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों की तरह नदियों से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे सुंदरवन का डेल्टा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव, दलदल और दोस्तों उथली झीलें और तालाब भी आर्द्र भूमियां होती हैं। इसमें तालाब, स्प्रिंग पूल, सॉल्ट लेक और ज्वालामुखी क्रेटर झीलें भी आती हैं। दलदल आता है, स्वैम्प्स आता है, बॉक्स आता है, मुहाना आता है। ये सब आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आर्द्र भूमियों पर सर्वप्रथम 1971 में रामसर पर सम्मेलन हुआ था।
यानी रामसर लैंड भी इसे कहा जाता है। और ये रामसर कहाँ है? ईरान में है। तो इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अब आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा कि इसमें यह पांचों होगा, अतः उत्तर डी होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अकादमी पुरस्कार ऑस्कर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। दूसरा कथन है कि इन पुरस्कारों को अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग में कलात्मक प्रतिभा और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा कथन है कि AR रहमान ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो दोस्तों इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित खबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस बार भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऑस्कर अवार्ड, क्योंकि भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू आप लोगों ने सुना होगा 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं तमिल भाषा के वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में भारत के लिए पहला ऑस्कर जीत लिया है। तो इस साल ऑस्कर समारोह का आयोजन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में किया गया है। तो यह 95वां है, ये ध्यान रखिएगा। 95वां अकादमी पुरस्कार में जीत हासिल करने वाले विजेताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा यह जान लीजिए कि यह एकेडमी अवार्ड होता क्या है। तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त एकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, यह फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक व तकनीशियनों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। और दोस्तों इसे 1929 से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा कथन सही होगा। तो पहला दूसरा सही है। AR रहमान पहले भारतीय नहीं थे, इनसे पहले और भी रहे हैं, सत्यजीत रे, भानु अथैया। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा कथन तो असत्य हो जाता है, अतः उत्तर क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि भानु अथैया वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यह जो है AR रहमान, रसेल पुकुट्टी और गुलजार, सत्यजीत रे, तो यह देख सकते हैं कि पहले भारतीय AR रहमान नहीं थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। गेहूं के ब्लास्ट रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन दिया गया है कि गेहूं में ब्लास्ट रोग मैग्नापोर्थे और आईजी नामक कवक के कारण होता है। इसे पहली बार 1985 में ब्राजील में खोजा गया था। तो इन दोनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। दोस्तों यह व्हीट ब्लास्ट डिजीज है क्या? इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? तो क्या इसका प्रभाव हमारी मुद्रास्फीति पर पड़ता है या हमारे जो है उत्पादन पर पड़ता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हीट का यह फसल है, तो ये हेल्दी फसल है, हेल्दी क्रॉप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरू हो गया है इन्फेक्शन, और यह कंप्लीट इन्फेक्शन यहाँ पर, यानी पूरी तरह से यह इसकी जो फसल है, बाली इसकी जो होती है वो पूरी तरह से सूख जाती है और बीज इसके सिकुड़ जाते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफिशियली आइडेंटिफाई इन ब्राजील इन 1985, यानी यह जो व्हीट ब्लास्ट डिजीज है पहली बार ब्राजील में यह पता चला था। तो यह साउथ अमेरिकन व्हीट फील्ड में affected as much 3 million hectare in the early 90s। दोस्तों फिर इन 2016 में यह बांग्लादेश में भी पाया गया। इस तरह से यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह बीमारी पाई जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नोपोर्थे ओराइजे, तो यह जो है यह कवक का नाम है, यह डिजीज इसी से फैल रही है। यहाँ पर और आसानी से देख सकते हैं कि हाउ डज ब्लास्ट डिजीज इन्फेक्ट व्हीट क्रॉप, यानी फंगल लेसन ऑन व्हीट आर ग्रास वीड नियर फार्मर्स फील्ड, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फेक्टेड सीड का प्रयोग नहीं किया जाए, नहीं तो ये धीरे धीरे प्रभावित कर देते हैं। तो यह इस चीज को आप लोग देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है इसका लक्षण ही है कि इसमें जो मैग्नापोर्थे ओराइजे है जो बीजों और फसल अवशेषों में जीवित बचा रहता है। तो गेहूं के अलावा यह प्रजाति कई अहम फसलों जैसे जौ, धान व कई और पौधों को भी संक्रमित करती है। इस कारण इस पर काबू पाने में फसल चक्रीकरण काफी हद तक बेअसर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में उगाई जा रही अधिकतर गेहूं की किस्में इस रोग का आसानी से शिकार बन जाती हैं। इसमें जो बालियां निकलती हैं उसके दाने पड़ने के दौरान गर्म मौसम और 80% से
ऊपर नमी से भयंकर क्षति हो सकती है और कभी कभी एक सप्ताह के अंदर सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो क्रॉप रोटेशन, यूज डिजीज फ्री सीड, यानी जो यह इससे जो प्रभावित जो बीज है उसका प्रयोग ना किया जाए और इस पर नज़र रखी जाए। स्प्रे फंगीसाइड्स यहाँ पर इस पर स्प्रे किया जाए, तो इस तरह से इसको हम बचा सकते हैं। रिमूव ग्रासी वीड्स, तो इस तरह से जो घास वाली जो पौध हैं उनको हटा दिया जाए, तो इससे बचा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन सब की वजह से इसको बचाया जा सकता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इसके लिए कोई कारगर समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर। 2008 में आया हुआ है कि धातुओं के निम्नलिखित युग्मों में से किसमें सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008 में आया हुआ है प्रश्न, लिथियम और पारा, लिथियम और ऑस्मियम, एल्युमिनियम और ऑस्मियम या एल्युमिनियम और पारा। तो इसमें उत्तर क्या होगा, लिथियम और ऑस्मियम। चूंकि लिथियम का घनत्व सबसे कम तथा ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि लिथियम सबसे हल्का तत्व और ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। लिथियम धातु का प्रयोग मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि के रिचार्जेबल बैटरियों के बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, उपग्रह का नियंत्रित पुनः प्रवेश। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने धरती की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स 1 को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर से नीचे उतार दिया है। यानी कह सकते हैं कि पहली बार किसी उपग्रह को उसके जीवन काल की समाप्ति के बाद नियंत्रित तरीके से कक्षा से नीचे उतारने यानी कंट्रोल्ड री एंट्री में सफल रहा है। तो दोस्तों यह मौसम उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स 1 को 7 मार्च को अंतिम 2 अभ्यासों के बाद वायुमंडल में प्रवेश कराया गया और फिर वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह प्रशांत महासागर के ऊपर जल गया। तो मेगाट्रॉपिक्स 1 भारतीय और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त मिशन था, जिसे वर्ष 2011 में PSLV से लॉन्च किया गया था। तो उपग्रह का लक्षित मिशन जीवन के केवल 3 वर्ष था, लेकिन यह लगभग 1 दशक तक उष्णकटिबंध में जल चक्र और ऊर्जा विनिमय पर डेटा प्रदान करता रहा। हालांकि मिशन के अंत में इसमें अभी भी 125 किलोग्राम ऑनबोर्ड ईंधन बचा हुआ था, जिसका उपयोग ही नहीं हो पाया था। तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती थी, आकस्मिक ब्रेकअप के लिए जोखिम पैदा कर सकता था। तो प्रशांत महासागर में एक निर्जन स्थान में पूरी तरह से नियंत्रित वायुमंडलीय री एंट्री प्राप्त करने के लिए बचा हुआ ईंधन पर्याप्त था। इसलिए इसरो ने वायुमंडल में प्रवेश करने की योजना बनाई। दोस्तों यह पहली बार है जब इसरो ने री एंट्री के लिए उपग्रह के डिजाइन नहीं किए जाने, अंतरिक्ष मलबे बनने से रोकने के लिए इस तरह के मिशन को अंजाम दिया है। तो दोस्तों उपग्रह को जीवन काल समाप्त होने के बाद उनकी कक्षा में छोड़ दिया जाता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे कई वर्षों के बाद वायुमंडल में नीचे आ जाते हैं। जब उपग्रह वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण यह हजारों डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म हो जाते हैं और हीट शील्ड के बिना 99% उपग्रह जल जाता है, चाहे वह नियंत्रित री एंट्री में हो या अनियंत्रित स्थिति में हो। दोस्तों इसमें एक वर्ड आया हुआ है केसलर सिंड्रोम। तो यह एक ऐसा परिदृश्य होता है जहां अंतरिक्ष मलबे की मात्रा उतनी अधिक हो जाती है कि वे एक दूसरे से टकराते हुए अधिक मलबा पैदा करते जाते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष के मलबे पर नजर रखी जाती है और कभी-कभी उपग्रहों को उनके रास्ते में हटाना पड़ता है। और दोस्तों IADC के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसरो ने मेगाट्रॉपिक्स 1 की री एंट्री के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबे समन्वय समिति, जिसे IADC कहते हैं, के दिशा निर्देशों का पालन किया है और इन दिशा निर्देशों के अनुसार किसी उपग्रह मिशन का जीवन काल समाप्त हो जाने के बाद उपग्रहों को उनकी कक्षा से हटा दिया जाना चाहिए। इसके लिए किसी सुरक्षित इम्पैक्ट क्षेत्र में नियंत्रित री एंट्री कराई जाती है, यानी पुनर्प्रवेश कराया जाता है, या फिर उसे नीचे उस कक्षा में पहुंचा दिया जाता है जहां कक्षीय जीवन काल 25 वर्ष से कम होता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर यानी निम्न पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित उपग्रहों के मामले में ही नियंत्रित री एंट्री संभव होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियंत्रित पुनर्प्रवेश क्या होगा। तो इस तरह से दोस्तों यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण था। अब आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अयोध्या आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौरी चौरा कांड तथा चंपारण सत्याग्रह, इनको क्रम से लगाएं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गेहूं का वानस्पतिक
नाम क्या है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।